हेलो दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 6.6 अभी ख़त्म करेंगे। चलिए वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद में ये टॉपिक ख़त्म। एक्सरसाइज 6.6 यहाँ पर ख़त्म होती है। मिसलेनियस के ऊपर मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगा क्योंकि 95% मिसलेनियस जो होती है वो एक्सरसाइज के सवालों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वैसे ही सवाल होते हैं 5% एग्जाम्पल में या फिर 3-4% 5% एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया हुआ रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दो बारी ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज सकते हो डाउट, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा या फिर ऑडियो के द्वारा समझा दूंगा, ठीक है। और अगर फिर बाद में टाइम मिलता है तो फिर इसके ऊपर भी, मिसलेंस के ऊपर भी मैं वीडियोस बना के डालूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब सभी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तब उसके अंदर के सारे कंटेंट खत्म हो जाते हैं। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल लिए जाते हैं। तो मिसलेनियस सॉल्व करना आप लोगों का काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, अगर मैं हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियोस, वैसे तो एक्सरसाइज पे तो बना ही रहा हूँ मैं। अब इस टॉपिक के अंदर 6 एक्सरसाइज थी, तो हर एक्सरसाइज के अंदर का हर एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवा के दिया है वीडियो के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग में भी टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है कंप्लीट होने में, है ना। तो मुझे लगता है कि इतना जितना लिया है मैंने एक्सरसाइज तो उतना सफिशियंट है, जिससे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए हैं, एग्जाम्पल भी कैसे सॉल्व करने समझ में आ गए हैं। तो मिसलेनियस आप लोगों को खुद करना चाहिए, वो होमवर्क रहेगा। हाँ, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिसलेनियस आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक है और 10th नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.6 का। ये दो ही क्वेश्चन बचे थे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था पॉपुलेशन के ऊपर के एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फिर हमने देखा था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर के एग्जाम्पल, और फिर हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इन तीन को खत्म करने के बाद में ये चौथा है जो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। सो दीज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए इनको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा गया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, पहले तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, डिफरेंशिएशन का हमारे पास नॉलेज है, उसका यूज़ करेंगे। कुछ बेसिक फार्मूलाज भी चाहिए होंगे हमें, वो हमें पता ही है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएंगे। पता तो होते ही है, बस भूल जाता है आदमी, तो आप लोगों को याद दिला दूंगा मैं वो फार्मूलाज का। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से टिक करके रखना है और बोर्ड के एग्जाम पे पहले इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है, ठीक है। क्योंकि अब तक जो एप्लीकेशंस देखे थे वो तो सॉल्व हो भी जाते हैं। इस टाइप के जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस होते हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है तो, ठीक है बेटा। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट। चलिए यहाँ तक का पार्ट समझ लेते हैं। एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है। अब राइट सर्कुलर कोन पता है ना, 3 डायमेंशनल फिगर है जो आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ी होगी। राइट सर्कुलर कोन जो बच्चे बर्थडे पर कैप पहनते हैं ना, वो वाली, या फिर जो जोकर पहनता है, तो उस कैप को राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। या फिर आइसक्रीम वाला कोन जो आप लोग खाते हो, है ना। तो ये राइट सर्कुलर कोन है आपके पास और ये इन्वर्टेड है क्योंकि इसके अंदर कुछ पोर किया जा रहा है, कुछ डाला जा रहा है ना। क्या? वाटर इज पोर्ड इनटू इट। उसके अंदर पानी डाला जा रहा है भैया इसके अंदर। अब आपको पता है कि कोन को 2 तरीके की हाइट्स होती है, लेकिन यहाँ पर स्लांट हाइट का जिक्र नहीं हुआ है तो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। एक होती है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, जो इसके वर्टेक्स से लेकर तो सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया हुआ जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, और एक होती है स्लांट हाइट। लेकिन यहाँ पर जब हाइट कहा जाता है सिर्फ, तब बात होती है परपेंडिकुलर हाइट की। तो ये कितना है? ये 9 है, और रेडियस ऑफ द बेस कितना है? वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी जानकारी अब तक हमने पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकंड, वेयर a इज द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस एट दैट इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर, क्या कह रहे हैं वो? इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस, किसी भी इंस्टेंट मतलब टाइम की बात हो रही है। किसी भी टाइम पर जब वाटर लेवल राइज होता है, वाटर लेवल राइजेस एट द रेट, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब आप वाटर पोर कर रहे हो उसके अंदर, तो ऑब्वियस बात है कि वाटर ऊपर ऊपर आएगा, मतलब हाइट बढ़ती जाएगी उसकी, है ना। शुरुआत में वाटर कहीं पर भी नहीं होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब राइज होते जाएगा, ठीक है। तो इसका रेट दिया है
कि किस रेट से वो राइज हो रहा है, वो रेट क्या है, पाई बाय ए। अब यहाँ पर एक बात बहुत समझने लायक है, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ेगा। देखो, इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव, किसका वाटर लेवल। अब वाटर लेवल किससे नापी जाएगी, वाटर लेवल कितनी है कितनी है नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर। इसका मतलब वाटर लेवल राइज हो रहा है जिस रेट से, मतलब किसके अंदर चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है वाटर लेवल, वाटर की हाइट में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो बढ़ती जा रही है। सो रेट दिया है उसका मतलब dH बाई dt की बात हो रही है। सो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल है दैट इज नथिंग बट पाई बाय ए, ये पाई बाय ए है। और ए क्या है बेटा, ए है सरफेस एरिया ऑफ द वाटर लेवल एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर इसकी बात हो रही है, जिस इंस्टेंट पर रेट कहा जा रहा है पाई बाय ए, उस इंस्टेंट पर, जैसे मान लीजिए आपका वाटर लेवल इस इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर यहां पर आके रुका है आपका वाटर लेवल, तो इस वाटर लेवल पर जो सरफेस बन रहा है, ये जो सरफेस है इसके एरिया की बात हो रही है, ये जो ए है ना डिनोमिनेटर का, तो ये इसके एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ द सर्कल तो आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। सो एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। सो ऊपर पाई है, नीचे एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर एट दैट इंस्टेंट। हाँ अच्छा, भाई इसको अच्छे से लिखना है, अगर बोर्ड में पूछा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा, हमें क्या दिखाना है कि वेसल विल बी फुल इन 75 सेकंड्स, ये हमारा प्रूफ है, हमें प्रूव करना है कि 75 सेकंड में ये वेसल पूरा भर जाएगा, जिस रेट से वाटर लेवल राइज हो रहा है उस हिसाब से। तो इसका मतलब है कि हाइट की बात हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये लिखने से पहले बोलेंगे कि लेट एच बी दी हाइट ऑफ, या फिर हाइट बोलने से अच्छा कि लेट एच बी द वाटर लेवल बोलेंगे, वाटर लेवल एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर ये वाटर लेवल है आपका h इतना, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू पाई बाय ए सिंस फ्रॉम गिवन, ठीक है, ये तो गिवन है आपका। तो ए क्या है आपका, दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर सरफेस है आपका, तो पाई पाई विल गेट कैंसल, तो आपके पास बचेगा 1 बाय आर स्क्वायर। अब बेटा, अरे ये क्या लिखा मैंने, तो डी एच बाई डी टी है, ठीक है। अब देखिए ये डी एच है, ये डी टी है, डी टी तो इधर खिसक जाएगा, तो अगर ये एच है तो आर को एच के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तभी जाके ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने जितने भी देखे उसके अंदर 2 ही वेरिएबल है, भैया ये तीसरे वेरिएबल का मैं क्या करूँ। तो कैसे हम लोग आर को इन टर्म्स ऑफ एच लिखेंगे, इसको ध्यान में देंगे। नाउ हियर आप इसका रेशो ले लो, रेडियस और हाइट का रेशो ले लो। सो आर बाय एच ले लेते हैं, हियर आर बाय एच इज इक्वल टू, आर है आपका 9, सॉरी आर है आपका 5, रेडियस कितना है 5, और एच है आपका 9। सो आप दैट इज आर को आप लिख सकते हो, दैट इज आर इक्वल टू 5 बाई 9h। तो आपने क्या किया, इसी रिलेशन का यूज करके आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच लिख दिया। तो हम लोग अब इस इक्वेशन में, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ तो इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को रख देता हूँ, ठीक है। इसको इस टाइप के एग्जाम्पल को कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है कि आपको इसका सोल्यूशन आएगा कि नहीं। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। सो आर का वैल्यू मैंने इसके अंदर रखा, आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच क्यों रखा, समझ में आ रहा है ना बात, कि आप उसके अलावा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी एच दिया हुआ है, अगर इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल एच के फॉर्म में ही चाहिए। सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय 25 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81। सो 81 ऊपर चला जाएगा, सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 81 बाई 25, और ये नीचे एच स्क्वायर है, इसको इधर ले आते हैं एच स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा, डी एच इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाई 25 इंटू डी टी, वेरिएबल सेपरेशन। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एच क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 81 बाई 25 इंटू टी प्लस सी। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। तो अब बेटा इनिशियल अगर बात करेंगे सी निकालने का हमें,
तो इनिशियली व्हेन टाइम 0 रहेगा, मतलब जब हम उसके अंदर वाटर ही नहीं डालेंगे तो एच कितना रहेगा, वाटर लेवल भी 0 रहेगा। मतलब जब टाइम ही 0 है तब वाटर लेवल पानी तो कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर, तो एच भी 0 रहेगा। तो टी 0 रहेगा तब एच 0 रहेगा, तो सी का वैल्यू भी 0 आएगा। सो इनिशियली लिखना है, इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एच इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर सी का वैल्यू 0 है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज एच क्यूब बाय 9 इज इक्वल टू 81 बाय 25 इंटू टी। चलिए अब बात करते हैं क्या दिखाने के लिए बोला है, शो दैट, मतलब ये शो करने के लिए बोला है कि वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड्स। अब मुझे आप बताइए वेसल फुल होने का मतलब क्या है, ये कोन जो है इसको वेसल बोला जा रहा है, तो ये फुल होगा मतलब पानी पूरा भर जाएगा सतह तक इसकी, तो ये फुल होने वाला है। इसका मतलब क्या कि वाटर लेवल का हाइट 9 सेंटीमीटर जितना बनेगा तभी तो फुल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे अगर वेसल फुल 75 सेकेंड्स में होता है ये बताना है, तो मुझे हाइट रखनी पड़ेगी कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग, चले मैं इसी को हटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है अभी। सो मुझे यहाँ पर लिखना होगा क्या कि वेसल विल बी फुल व्हेन h will reach to 9 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर उसको इसके अंदर रखेंगे, तो 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 81 बाय 25 इंटू टी। सो बेटा ये 9 इसके साथ में जाएगा, ये 9 इसके साथ में जाएगा, तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं क्या गलती हो रही है। तो गलती ये हो रही कि मैंने इस 3 को 9 लिख दिया है, ठीक है, तो ये 3 है, सो 3 3 जा 9 हो जाएगा, सो दैट इज 3 इंटू 25 विच इज इक्वल टू टी। सो दैट इज, ये आ रहा है बेटा 75 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो आपका वेसल था या फिर जो कोन था उसको उस रेट से भरने के लिए 75 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। तो एक एग्जाम्पल और बाकी है जिसको मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एज्यूम दैट ए स्पेरिकल रेन ड्रॉप स्पेरिकली होता है, इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, इसके बारे में आप लोगों को पता है सभी को। रेन ड्रॉप यहाँ पर बॉल रखे, अगर नहीं समझ में आता है तो क्रिकेट की बॉल समझ लीजिए। तो इसको एक तो वॉल्यूम होता है, दूसरा सरफेस एरिया होता है, और दोनों के भी फॉर्मूलाज हमें पता होनी चाहिए अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और बात करेंगे अगर सरफेस एरिया की तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या कह रहे हैं वो, एज्यूम दैट ए स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट, ठीक है। अब स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, इवेपोरेट हो रहा है मतलब खत्म होने वाला है, वो भाप बन के चला जाएगा एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो जो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है वो इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। इवेपोरेट होगा इसका वही मतलब होगा ना कि वो कम कम होते जाएगा, उसका रेडियस कम होते जाएगा, इतना तो समझ में आता है। सो स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट, अब जो इवेपोरेशन हो रहा है मतलब जो कम होते जा रहा है, तो उसका रेट दिया है, दैट इज एट अ रेट प्रोपोर्शनल इट्स सरफेस एरिया। अब यहाँ पर ये बात समझने जैसी है कि स्पेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, सो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बोला जा रहा है बेटा। सो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो अगर वॉल्यूम को v से डिनोट किया जाता है s से सरफेस एरिया को, तो ये लोग कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब साइज कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, एंड दैट वो चेंज जिस रेट से वो चेंज हो रहा है दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब ये हो क्या रहा है, पिछला एग्जांपल कौन सा था हमारा, हाँ ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, आपका जो रेन ड्रॉप है वो कम हो रहा है, तो जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लूंगा मैं, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लूंगा तो नेगेटिव साइन जरूर लूंगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर dv/dt इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे dv/dt का वैल्यू रखना है, लेकिन मेरे पास ये है। नाउ r इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम,
v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्पीयर है, लेकिन आर डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आर छोटा होते जा रहा है, दैट मीन्स आर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज आर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? dv/dt इज इक्वल टू 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3r² और फिर आएगा dr/dt, क्योंकि आर डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। ठीक है, सो अब बेटा dv/dt का वैल्यू तो मुझे मिल चुका है, दैट इज 4πr² इंटू dr/dt। तो मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ इस इक्वेशन 1 में dv/dt की जगह। तो मेरे पास है 4πr² इंटू dr/dt विच इज इक्वल टू -k इंटू 4πr²। So 4π will get cancel, r² will get cancel. So dr is equals to -k into dt आपको मिल चुका है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r is equals to -kt plus c आपको मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इफ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज 3 mm, मतलब शुरुआत में जब स्फेरिकल ड्रॉप हमने हाथ में लिया, हाथ में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन समझ लो कि जब हमारे पास स्फेरिकल ड्रॉप था इनिशियली, जब टाइम 0 था, तब उसका रेडियस कितना था? 3 mm था। सो c का वैल्यू क्या होगा? व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियली जब टाइम 0 था तब रेडियस कितना था? 3 mm का था। तो रेडियस की जगह 3 डाल दो और ये तो 0 बनेगा, तो c का वैल्यू 3 मिलेगा। इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या बन गया? r इज इक्वल टू -kt प्लस 3। अब बात करेंगे k के वैल्यू की। आगे कुछ दिया है क्या? 1 घंटे के बाद में क्या हो रहा है? 1 आवर लेटर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 mm। भाई साहब रेडियस कम होते जा रही है जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो जैसे 1 घंटा बीत जाएगा रेडियस कितना बन जाएगा? 2 mm का। सो रेडियस बना दो 2 और टाइम कितना? 1 आवर का, मतलब -k प्लस 3। सो -k इज इक्वल टू -1, दैट इज k का वैल्यू आया 1। अब इस k के वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू -t प्लस 3। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। ओके, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप का डिपेंडेंट ऑन टाइम। क्या पूछा गया? एट एनी टाइम t। सो मिल गया हमें वो, r इज इक्वल टू 3 - t। बस इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में, बात खत्म। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा? देखिए टाइम 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 घंटे से ऊपर रेन ड्रॉप टिकेगा नहीं, 3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा वो। इसलिए आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हो, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे 3 घंटे हो जाएंगे बराबर रेडियस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा ये कैसे, अगर 3 से बढ़ाओगे तो 3 से ये नंबर बड़ा होगा तो रेडियस नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव पॉसिबल है कि रेडियस, इसका मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा वो एटमॉस्फेयर में रहेगा रेन ड्रॉप, या फिर जहाँ पर भी है, ठीक है ना, सराउंडिंग में होगा, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब सराउंडिंग में होगा वो, तो 3 घंटे तक सराउंडिंग में टिका रहेगा, उसके बाद अपने आप चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार था, ये था एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एट एनी टाइम t। अब बेटा यहाँ पर खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 6.6 और उसी के साथ में ये डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक भी। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलस का दी एंड होता है। हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था रिलेशन से, है ना। सेट्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि सेट्स आप लोग पढ़ चुके थे स्कूल के अंदर, तो सेट्स हमने स्कूल के वजह से मैंने आपको होमवर्क दिया था। फिर हमने देखा रिलेशन, फिर देखा फंक्शन, फिर देखा लिमिट्स, फिर देखा हमने कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी देखा, फिर डिफरेंशिएशन देखा, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा, फिर देखा इनडिफिनिट इंटीग्रल, फिर देखा डिफिनिट इंटीग्रल, फिर देखा एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, और अब हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतना बड़ा जर्नी था कैलकुलस का, काफ़ी बड़ा था, और इसके अंदर मैंने हर एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिया है आपको, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसके बाद का लेक्चर्स आएंगे वेक्टर्स के ऊपर, और वेक्टर खत्म हो जाने के बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। गुड बाय।